हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएडीएम का 2021 पेपर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजेस। वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इट इज़ अ रेम्यूनरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज गिवन आफ्टर फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ प्लानिंग। इट इज पेबल फॉर द वर्क डन अंडर प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो वेजेस क्या होता है? वेजेस एक रेम्यूनरेशन है। हाँ, ये एक रेम्यूनरेशन है। और ये कब दिया जाता है कि जब आपका जो कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, वर्क की, वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उसके बाद दिया जाता है रेम्यूनरेशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ पेएबल फॉर द वर्क डन अंडर प्लानिंग, यानी कि जो आपका एग्रीमेंट है, जो भी वर्क है, उसमें जो वर्क मेंशन है, आप वही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेजेस दिए जा रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, जो वेजेस की डेफिनेशन है वो आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन H में गिवन है। और उस डेफिनेशन में ये क्लियरली मेंशन है कि वेजेस का मतलब है वो सारे रेम्यूनरेशन जो आपको मनी के टर्म्स में दिए जा रहे हैं और जो आपको वो काम करने के लिए दिए जा रहे हैं जिस काम के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस हो या फिर एम्प्लॉयड हो, और उसमें जो कंडीशंस मेंशन की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो आप फुलफिल कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। और वेजेस में HRA भी इंक्लूड होता है एज पर दिस एक्ट। ठीक, HRA भी आपका वेजेस में इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि आपका एकोमोडेशन दिया गया है बाय स्पेशल ऑर्डर, यानी कि आपको HRA मिल रहा है किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, या और ट्रेवलिंग अलाउंस है, ये आपके वेजेस में नहीं इंक्लूड होगा। ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट पे मिलेगी वो भी इंक्लूड नहीं होगी। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, पेंशन फंड हो या प्रोविडेंट फंड हो, वो आपके वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, तो ये आपकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन H में गिवन है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच सेक्शन द टर्म एम्प्लॉयर इज रिलेटेड अंडर द एक्ट द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, उसके किस सेक्शन में एम्प्लॉयर टर्म को डिफाइन किया गया है, या फिर कौन सा सेक्शन एम्प्लॉयर टर्म से रिलेट करता है? सेक्शन 2B, सेक्शन 2D, 2E या फिर 2H? तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका है सेक्शन 2E। करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। लेकिन जो आपका सेक्शन 2B है, ये किससे रिलेट करता है? ये आपका ये जो सेक्शन 2 होते हैं वो सारे डेफिनेशंस के होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 2B में आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन गिवन है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 2D में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इनकी डेफिनेशन दी हुई है। और 2H में आपका वेजेस की डेफिनेशन दी हुई है, ये अभी हमने ऊपर बता दिया। ठीक, अब और भी कई सारे हैं, जैसे आपका ये 2C है, उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन है। 2I में एम्प्लॉय की डेफिनेशन है। अब जैसे एम्प्लॉयर की आपकी 2E में है और एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेक्शन 2I में गिवन है। तो जो सेक्शन 2 होता है वो सारे डेफिनेशन रिलेटेड होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं सबकी डेफिनेशंस गिवन रहती है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन आपका सेक्शन 2E में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स ऑन। द मिनिमम वेजेस एक्ट कब से लागू हुआ? 20 मार्च 1948, 15 मार्च 1948, 20 मई 1948 या फिर 25 मई 1948?
तो जो आपका ये एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये 15 मार्च 1948 को इन्फोर्स हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इंक्लूड्स। मिनिमम वेजेस एक्ट के जो 1948 है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, और जो आपका स्टेट है उसके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना, इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इन द कंट्री, कंट्री में सोशल जस्टिस को मेंटेन रखना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है उनका ऑब्जेक्टिव ये सारे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिलेट्स विद। आपका ये जो सेक्शन 12 है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, ये आपका एक्ट है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसका सेक्शन 12 किससे रिलेट करता है? रजिस्टर्ड ऑफिस, अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मेंबरशिप ऑफ माइनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो जो सेक्शन 12 है वो आपका रिलेट करता है रजिस्टर्ड ऑफिस से। और ये जो बाकी के दिए गए हैं आपका, जैसे अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये है आपका सेक्शन 24, मेंबरशिप ऑफ माइनर्स ये है आपका सेक्शन 21, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ये है आपका सेक्शन 27। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शंस द हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कौन से सेक्शन में हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस हैं फैक्ट्री वर्कर्स के? 11 to 16, सेक्शन 11 to 17, 11 to 20 या फिर 11 to 25। तो आपके जो हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 11 to 20 सेक्शंस हैं, इसमें मेंशन किए गए हैं सारे प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फैक्ट्री? इनमें से कौन सा है जो जिसको हम फैक्ट्री कह सकते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है आपके फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड हैं। तो फैक्ट्री की डेफिनेशन जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए, फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इसके सेक्शन 2 सब सेक्शन एम में गिवन है फैक्ट्री की डेफिनेशन। और सॉरी, तो फैक्ट्री का मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है और वो जो प्रोसेस है वो रेगुलरली कैरीड आउट हो रही है और उसमें कम से कम 10 या फिर उससे ज़्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व हैं विद द यूज़ ऑफ पावर, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है और उस प्रीमाइस का पावर भी यूज़ कर रहे हैं वर्कर्स, तो 10 या मोर वर्कर्स, 10 और मोर वर्कर्स। और अगर पावर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 20 और मोर वर्कर्स अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस प्रीमाइस को फैक्ट्री कहा जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पे हो रही हो और वो रेगुलरली कैरीड आउट हो रही है, और वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो अगर वहाँ की पावर यूज़ कर रहे हो, और अगर पावर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हों, तो वो फैक्ट्री हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका इसमें से कौन सा फैक्ट्री कंसीडर किया जाएगा? सिनेमा हॉल, ग्राउंडनट पीलिंग प्रोसेस, प्लांटेशन या फिर किचन। तो ये जो कंडीशंस हैं आपकी, ये हमारे इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, यहाँ भी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ भी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो पहले ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन जो है आपके
फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन के में गिवन है, और वर्कर्स की जो डेफिनेशन है वो आपकी गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन एल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इनको भी लर्न कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द बिलो मैंशनड ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड अंडर द वेलफेयर प्रोविजंस इन द फैक्ट्रीज एक्ट। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट के वेलफेयर प्रोविजंस में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, नॉट मेंशन्ड, वेंटिलेशन, वॉशिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, कैंटीन्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, वेंटिलेशन। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो आपके फैक्ट्रीज एक्ट में है इसमें 3 तरीके के जो प्रोविजंस हैं, एक आपका वेलफेयर प्रोविजन है, हेल्थ प्रोविजंस हैं और सेफ्टी प्रोविजंस हैं। ठीक, तो वेलफेयर में आपका जो इंक्लूड होता है कि जैसे आपका स्टोरेज एंड ड्राइंग फैसिलिटी अवेलेबल है, सिटिंग एरिया है प्रॉपर, फर्स्ट एड इक्विपमेंट भी अवेलेबल हैं, शेल्टर्स हैं, रेस्ट रूम है, लंच रूम है, ये सारी चीज़ें आपके वेलफेयर में आती हैं, वेलफेयर प्रोविजन में। और हेल्थ प्रोविजन में वेंटिलेशन आता है। ठीक है, ये आपका किस में आता है, ये आता है हेल्थ प्रोविजन में। हेल्थ प्रोविजन में और जैसे ड्रेनेज सिस्टम, एडिकेट लाइटिंग है कि नहीं है, प्रॉपर टेम्परेचर वहाँ का है कि नहीं है, क्लीन वाटर सप्लाई और वॉशरूम, ये क्लीन और हाइजीन, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ में आ जाएंगी, हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस में। और सेफ्टी प्रोविजंस में कि जैसे कोई यंग अडल्ट वर्कर किसी से डेंजरस मशीनरी पे काम ना करे, जो मशीन से वो प्रॉपर मेंटेन की गई हों, उनमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर हो, वर्किंग कंडीशन में हों। ठीक, और जो एक होता है इस्केप मैन होल्स होने चाहिए कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो इस्केप होने का भी एक रास्ता प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सेफ्टी प्रोविजंस में आ जाती हैं। तो 3 प्रोविजंस हो गए आपके, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस। तो किसमें क्या आता है ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 in railway factory or industrial or other establishment upon or in which less than 1000 persons are employed, wages shall be paid before the expiry of the। यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग कोई रेलवे फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर कोई और इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 1000 लोगों से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, 1000 से कम एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वेजेस का जो पेमेंट है वो किस टाइम पीरियड के विद इन हो जाना चाहिए, 10th डे ऑफ द मंथ, 7th डे ऑफ द मंथ, 2nd वर्किंग डे या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इस केस में, इस सिचुएशन में जो है वो वेजेस का पेमेंट 7th डे ऑफ द मंथ इसके पहले हो जाना चाहिए, यानी कि हर महीने की 7 तारीख से पहले वेजेस का पेमेंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which sections of Industrial Dispute Act 1947 deal with illegal strikes and lockouts? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के कौन से सेक्शन जो हैं वो इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट से डील करते हैं? सेक्शन 24 एंड 25, 22 एंड 23, 26 एंड 27, 27 एंड 28। तो आपका जो इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स हैं ये 24 एंड 25 इससे डील करता है। ठीक, 24 एंड 25 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 22 एंड 23 जो है ये डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स 22 एंड 23 प्रोहिबिशन से डील करता है। 26 जो है वो आपका पेनाल्टी से डील करता है। इससे पेनाल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। 27 सेक्शन जो है वो आपका है पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन। ये किसके लिए है? ये है पेनाल्टी फॉर इंस्टिगेशन।
इंस्टिगेशन का मतलब होता है भड़काना, यानी कि जब कोई वर्कर है एक दूसरे को भड़का रहे हैं, कोई किसी को भड़का रहा है कि ये हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें लॉकआउट करना चाहिए, तो ये उसके लिए पेनाल्टी सेक्शन 27 में है। और 28 जो है ये डील करता है पेनाल्टी फॉर गिविंग एड्स, फाइनेंशियल एड्स टू इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो ये आपकी पेनाल्टी है फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड्स, इसलिए कि अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के लिए, इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के लिए, तो उनके लिए ये पेनाल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्राइकर्स स्ट्राइक द वर्क विदाउट एनी प्रायर नोटिस इज नोन एज, यानी अगर स्ट्राइकर्स जो हैं वो बिना किसी पहले नोटिस दिए डायरेक्टली स्ट्राइक कर दे रहे हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो उसको क्या कहेंगे, ये कौन सी स्ट्राइक होती है? तो ये होती है आपकी वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक यानी कि वर्कर्स बिना कोई नोटिस दिए डायरेक्टली स्ट्राइक कर दे रहे हैं, तो ये आपकी वाइल्ड कैट स्ट्राइक हो जाएगी। और स्टे अवे जो स्ट्राइक होती है, स्टे अवे का मतलब है जैसे यहाँ पे स्टे वे लिखा हुआ है, ये स्टे अवे है। ये स्ट्राइक होती है कि जैसे लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं तुम काम मत करो, ऐसी जनरल स्ट्राइक जो होती है उसी को हम स्टे अवे स्ट्राइक कहते हैं, और कि लोगों को काम से दूर रखना, स्टे अवे। और बायकॉट जो होता है, बायकॉट का मतलब होता है जब किसी चीज़ खरीदने या यूज़ करने से हम बिल्कुल मना कर देते हैं, अब्सटेन कर देते हैं इस एफर्ट में कि हम अपनी बात रख सकें, तो वो बायकॉट हो जाएगा। और जो वर्क टू रूल स्ट्राइक है, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे काम करते हैं, यानी कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो सारे काम करेंगे, बट स्पीड बहुत स्लो होगी। वो इस तरीके से करेंगे कि उनका प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाए, और लेकिन अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई भी कंडीशंस ब्रेक नहीं करेंगे, तो वो वर्क टू रूल स्ट्राइक होगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका है कि अगर स्ट्राइकर जो है बिना कोई नोटिस दिए डायरेक्ट स्ट्राइक कर दें तो वो कौन सी स्ट्राइक होती है, वो वाइल्ड कैट स्ट्राइक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ ले ऑफ इंक्लूड्स, ले ऑफ के रीजंस क्या हो सकते हैं, उनमें क्या आता है? तो ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय को टेम्परेरी या परमानेंटली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है ड्यू टू सम इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर शॉर्टेज ऑफ वर्क, तो वो ले ऑफ होता है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? स्टॉक एक्यूमुलेशन, शॉर्टेज ऑफ कोल, ब्रेकेज ऑफ मशीन्स, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि स्टॉक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, या फिर कोल की कमी हो गई है, या फिर मशीन्स ख़राब हो गई हैं, तो ये सारे ही रीजंस हो सकते हैं ले ऑफ के, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 4th होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट कमीशन के मेंबर होते हैं उनका ऑफिस टर्म मैक्सिमम कितना होता है? अप टू 5 years और टिल द एज ऑफ 67 years, विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 5 साल का टेन्योर, या फिर जो मेंबर है वो 67 years तक की एज पे पहुंच जाए, जो भी पहले हो, या फिर अप टू 5 years, या फिर टिल द एज ऑफ 70 years, यानी कि 5 साल का, या फिर एज जो है 70 साल के वो हो जाए, 3 साल का टेन्योर, या फिर वो 65 साल के हो जाए मेंबर, 3 साल का टेन्योर, या फिर 70 साल के हो जाए। तो इसमें से क्या मैक्सिमम टर्म होता है एक स्टेट कमीशन के मेंबर का? तो ये होता है आपका अप टू 5 years, 5 साल का टेन्योर होगा, या फिर अगर वो उस टेन्योर के पहले वो 67 years तक का पहुंच जा रहे हैं, उनकी एज 67 years हो जा रही है, तो वो जो भी पहले होगा वो उनका मैक्सिमम ऑफिस टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? देखिए, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट ये दोनों थोड़ा सिमिलर ही हैं, लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो रिमूवल होता है, उनको जो हटाया जा रहा है वो परमानेंटली हटाया जाता है। ठीक, जो आपका ले ऑफ था वहाँ पे टेम्परेरी भी हटाया जा सकता है, लेकिन रिट्रेंचमेंट में हमेशा परमानेंट रिमूवल होता है, और ये एक तरीके से कॉस्ट कटिंग के लिए किया जाता है, यानी कि कंपनीज
अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को हटा देती हैं कि वो अपने आप को फाइनेंशियली सॉल्वेंट बना पाएँ। या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं रिटेंचमेंट के, जैसे कि कंपनी रिस्ट्रक्चर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो इसकी वजह से भी एम्प्लॉय रिटेंचमेंट होता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है जॉब रिमेन्स इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट, यानी कि काम चलता रहता है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है तब भी काम चलता रहेगा, तो ये सही है आपका। इन रिट्रेंचमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉयर एंड्स, रिट्रेंचमेंट में जो वर्कर और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट एटलीस्ट 1 month's नोटिस हैज़ टू बी गिवन, अगर एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट कर रहा है तो उसे एटलीस्ट 1 महीने की नोटिस देनी चाहिए, 1 महीने पहले उसे बता देना चाहिए कि हाँ आपको रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग टर्मिनेट अ पर्सन सर्विस एज अ पनिशमेंट, अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को आपको पनिशमेंट देना है तो आप रिट्रेंचमेंट एक तरीका अपना सकते हैं, कि रिट्रेंचमेंट वो तरीका होता है कि आप उसने कोई काम नहीं किया तो आप उसे एज अ पनिशमेंट आप कंपनी से निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसलिए हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रीज़न फॉर द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया इज, इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड क्यों है, क्या रीज़न है। टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि जो अनडिज़ायरेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनसे अपने कंट्री को बचाना, प्रिवेंट करना। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की सोशल लाइफ का लेवल इंक्रीज करना। अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस को बढ़ाना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में क्यों चाहिए, इसके रीज़न है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर को कितने राइट्स गिवन हैं, यानी कि कंज्यूमर जो राइट्स हैं वो कितने गिवन हैं, तो 8, 6, 4 या 5। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास 6 राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट्स होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, right to be heard, and right to seek compensation। ये 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर को दिए गए हैं इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर इफ, एक पर्सन कंज्यूमर नहीं है अगर, यहाँ पे कौन कंज्यूमर नहीं हो सकता, सिंपल ये क्वेश्चन है। तो कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में दी गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि कंज्यूमर वो हो सकता है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करे, और वो भी फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि आप गुड्स ले रहे हो तो आप कुछ दे रहे हो उसे, ठीक, जनरली मनी। पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, यानी कि वो जो कंसिडरेशन है या तो आपने पे कर दिया है, या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि आप पे करेंगे, या फिर आपने आधा पे किया है और आधा प्रॉमिस किया है कि आप पे करेंगे, ये भी कंडीशन है। और इसमें कंज्यूमर में वो भी इंक्लूड होते हैं कि जैसे जो परचेज करने जा रहा है ज़रूरी नहीं कि वही उस प्रोडक्ट को यूज़ करे, यानी कि बेनिफिशियरी कोई और भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ द पर्सन परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज, ठीक। तो ये 4 कंडीशंस हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में जो दी गई हैं आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होते हैं
जो गुड्स परचेज कर रहे हैं रीसेल के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, रीसेल के लिए अगर वो परचेज कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर में नहीं आएंगे। ये कंज्यूमर की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि वो कोई भी सर्विसेज अवेल कर रहा है फॉर कंसिडरेशन। बाइज गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, गुड्स परचेज कर रहा है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन परचेज कर रहा है, यानी कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का भी देख लेते हैं, यूजेस ऑफ द गुड्स, यानी वो गुड्स को यूज कर रहा है या फिर सर्विसेज का बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज अवेल किए जा रही हैं उसके लिए एक कंसिडरेशन पे किया जाता है, तो भी तभी वो कंज्यूमर कहलाएगा। नेक्स्ट, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन and implementation of marketing programs, process and activities that that recognizes their breadth and interdependencies। ये एक डेफिनेशन है टोटल, ठीक, कि द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, design and implementation of marketing programs, process and activities that recognizes their breadth and interdependencies। ये डेफिनेशन दी गई है फिलिप कोटलर के द्वारा। और ये डेफिनेशन जो है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की है। फिलिप कोटलर ने ये डेफिनेशन दी है कि जो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है या होलिस्टिक मार्केटिंग जो होती है वो क्या होती है कि जब हम मतलब जो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो उस चीज़ पे बेस्ड होता है जो आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम है, प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, वो अपनी ब्रेथ और इंटरडिपेंडेंसीज को खुद रिकॉग्नाइज करते हैं। ये होलिस्टिक मार्केटिंग की डेफिनेशन फिलिप कोटलर ने दी है, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के। सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे बिलीव करता है कि जो कस्टमर है वो तब तक कोई भी आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा जब तक आप उसे परसुएड नहीं करोगे, यानी कि आप उसे कन्विंस नहीं करोगे वो तब तक नहीं परचेज करेगा। यानी कि यहाँ माना गया है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कभी कन्विंस जल्दी नहीं होते हैं परचेज के लिए, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है। रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे बेस्ड है कि अगर आप कंज्यूमर से अपनी रिलेशनशिप अच्छी बना के रखोगे तो वो ऑटोमेटिक आप ही के पास आएंगे अपने परचेजेस के लिए। इंटरनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में है कि जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़, ऑब्जेक्टिव्स और प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आता है। और ये जो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स आपके इंटरनल मार्केटिंग भी होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। इधर लिख देते हैं हम, 4 कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल, रिलेशनशिप, सोसाइटल एंड इंटीग्रेटेड। ये सारे मार्केटिंग जो हैं ये आपकी होलिस्टिक मार्केटिंग के ही कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा है जो सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, उसमें भी कई सारे माइक्रो मैक्रो होते हैं एक्सटर्नल में। तो उसमें जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, तो सोशल एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, ठीक, नॉट इंक्लूडेड। रिलीजन एंड इट्स इफेक्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, स्टेटस, फैशन एंड फैट। तो इसमें आपका रिलीजन एंड इट्स इफेक्ट ये इंक्लूड नहीं होगा। देखिए सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस, स्टेटस, फैशन, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल एनवायरनमेंट में आती हैं।
और जो आपका ये रिलीजन एंड इट्स इफेक्ट है, रिलीजन है, ये आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट देखिए, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया। इन अ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मार्केटर मस्ट बी अवेयर ऑफ। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में मार्केटर को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? इनकम ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल वैल्यूज़, इकोनॉमिक सिस्टम्स, कॉरपोरेट लॉज। अब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एज, सेक्स, इनकम, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक में आती हैं। तो इसमें डेमोग्राफिक वाला फैक्टर कौन सा है? इनकम है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यानी अगर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है तो मार्केटर को पॉपुलेशन की इनकम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड। अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अनएथिकल यानी कि जो एज पर एथिक्स सही नहीं है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉल्स, मैनिपुलेटिव या फिर एग्जेजरेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो एडवर्टीजमेंट में, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी। ठीक, या फिर डिसेप्टिव प्राइसिंग है, आप गलत तरीके से उसकी प्राइसिंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा क्या कहते हैं, कस्टमर्स को ठग रहे हैं। स्पैमिंग, हिडन फीस है अगर प्रोडक्ट्स में, मिसलीड कोई ऐसी इमेजेस आपने उसमें इंक्लूड कर रखी हैं अपने ऐड में जो मिसलीड कर रही हैं, या फिर फोर्सफुल सेलिंग, ये सारी चीज़ें आपकी अनएथिकल मार्केटिंग में आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ ब्राइबरी यानी रिश्वत देना, टाइंग एग्रीमेंट, क्वालिटी डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट, इन द इकोनॉमिक अरेना मार्केटर नीड टू फोकस ऑन। आज के जो इकोनॉमिक अरेना है उसमें मार्केटर को किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? लेवल्स ऑफ सेविंग, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ 1 and 3। तो मार्केटर को सबसे ज़्यादा अपनी सेविंग और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 and 3। नेक्स्ट, द प्रोसेस under which an organization tries to make its product different from the products of other organizations। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से अलग कर रहा है। ठीक, डिफर कर रहा है, डिफरेंट बनाना चाहता है, अलग रखना चाहता है, तो वो प्रोसेस क्या होगी? देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में ही आंसर है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। लेकिन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि जब वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं, वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं, कई तरीके के ब्रांड्स हैं, ठीक है, कई सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वह आपका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और उसी का उल्टा अगर कर दो तो वो प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन या फिर प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक, यानी कि आपकी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट लाइन है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को आप बंद कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट लाइन से हटा रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन या प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और प्रोडक्ट सेगमेंटेशन होता है कि जो आप कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके नीड, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग सेगमेंट्स बनाते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी मार्केटिंग करते हैं, तो वह आपका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इज यूज्ड इन मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज पे कौन सी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन, ठीक, फिर होता है ग्रोथ, फिर होता है मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मैच्योरिटी वाला फेज है, इस फेज में कौन सी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की जाएगी? ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशंस, यानी कि हम प्रोडक्ट के एक्सटेंशंस, उनके वैराइटीज़ ऑफर करेंगे। डाइवर्सिटी ब्रांड्स एंड आइटम्स मॉडल्स, और या फिर अलग अलग तरीके के ब्रांड्स पे फोकस करेंगे
और दूसरे मॉडल्स पे उन पे मॉडिफिकेशन करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल, प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और मार्केट में ट्रायल के लिए प्रोडक्ट भेजेंगे। मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, या फिर हम मार्केट शेयर को अपने मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये सब अलग अलग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेज हैं, अलग स्टेजेस पे अलग स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं। तो आप देखिए जो प्रोडक्ट अवेयरनेस और ट्रायल की स्ट्रैटेजी है, ये किस पे आती है? इंट्रोडक्शन के फेज़ में कहते हैं। जब इंट्रोडक्शन हम किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तब हम उसका प्रोडक्ट अवेयरनेस लोगों को देते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका ट्रायल लेते हैं। तो ये इंट्रो स्टेज पे हो जाएगा। और जो आपका ग्रोथ स्टेज पे क्या करते हैं, हम मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करते हैं, कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सके उतना कर लें। और ये प्रोडक्ट एक्सटेंशंस जो है वो हम डिक्लाइन फेज पे करते हैं, कि जब हमारे प्रोडक्ट का डिक्लाइन फेज चल रहा हो तो उस टाइम पे हम प्रोडक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, वैरायटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज का पूछा गया, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज पे है, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कोई कॉस्ट लग नहीं रही, तो हमें उस पर फोकस ही नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम दूसरे ब्रांड्स पे, दूसरे आइटम्स या मॉडल्स पे फोकस करेंगे, उनको डाइवर्सिफाई करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ FMCG इज, FMCG का मतलब क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। FMCG का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फेमस मूविंग कंपल्सरी गुड्स, फास्ट मार्केट कंज्यूमर गुड्स, फ्रीक्वेंट मार्केट कंजम्पशन गुड्स। तो FMCG का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा कन्वीनियंस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है? कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा उनके लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता है, तो वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं। अब इनमें से कौन सा कन्वीनियंस प्रोडक्ट नहीं है? स्टेपल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, इम्पल्स प्रोडक्ट, इमरजेंसी प्रोडक्ट। अब पहले हमें इनका मतलब जान लें। स्टेपल प्रोडक्ट क्या होता है, कि जो प्रोडक्ट्स हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे चाय पीते हैं तो मिल्क लेते हैं, और सब्जियां हैं, रोटी है, ये सब क्या है, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपके स्टेबल प्रोडक्ट हो गए। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिनके बहुत कम कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब एज़ कंपेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट, इनके कंज्यूमर्स कम होते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें हमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं, तो वो आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। इम्पल्स प्रोडक्ट कौन से होंगे, कि जो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी कंसिडरेशन के हम ऐसे ही परचेज कर लेते हैं सडन, जैसे हम लोग मार्केट में निकले, कुछ पसंद आ गया ले लिया, तो वो इम्पल्स प्रोडक्ट, उसमें हमने पहले से सोच के नहीं जा रहे कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी है, वो इम्पल्स प्रोडक्ट हो गए। इमरजेंसी प्रोडक्ट, जो कभी अर्जेंट नीड हो जाती है जिनकी, कि जैसे बीमार पड़ गया तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई, तो ये आपकी इमरजेंसी प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन सा नहीं हुआ, स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है वो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट, अ ट्रेडमार्क कैन बी रजिस्टर्ड विद द एक्ट, ट्रेडमार्क को हम किस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं? द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1948, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1968, द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1978। तो जो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है वो ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग होता है, इसके अंदर होता है इसका रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्राइसिंग डिसीजंस, इन ऑप्शंस में से कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो प्राइसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है? प्राइसिंग डिसीजंस को दो तरीके के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा इंटरनल है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, एथिकल वैल्यूज, प्रमोशनल एफर्ट्स, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज।
डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ये आपके एक्सटर्नल हो गया, एथिकल वैल्यूज़ एक्सटर्नल हो गया, और कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ये भी एक्सटर्नल हो गया कि हम लोग जो रिसोर्सेज परचेज कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट हमें सप्लायर को करना है, एक्सटर्नल हो गया। जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं ये आपका इंटरनल फैक्टर है। प्रमोशन आप कितना कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कितने एफर्ट्स कर रहे हैं प्रमोशन में, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइसिंग डिसीजन के इंटरनल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मार्केटर कंसीडर्स ऑल द कस्टमर्स, यहाँ पे इस पहले में कंज्यूमर और कस्टमर को मिक्स कर दिया, ऑल द कस्टमर्स ऑफ द एंटायर मार्केट टू बी होमोजीनियस, दे प्लान टू कंप्लीट द मार्केट वर्क फॉर मार्केट डिफ्रेंसिएशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक, यानी कि जो मार्केटर है वो सारे कंज्यूमर्स को होमोजीनियस लेके चल रहा है, यानी कि वो ये मान रहा है कि सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, सब एक ही जैसा प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अपना मार्केट वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो ये होता है आपका ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि जब आप पूरे मार्केट को एक सिंगल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी होगी वो क्या होगी, उसको ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहेंगे। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब हम अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। और सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि जितनी भी आपके मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, जो भी आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो एक सिंगल प्लेस पे बना रहे हैं, यानी कि एक सेंट्रल ऑफिस है, वहीं पे आपके सारे मार्केटिंग के जो काम है वो किए जा रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइज हो गया। और साइकोलॉजिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हम लोगों के कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाते हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल हो जाएगी। नेक्स्ट, वैल्यू प्राइसिंग मेथड बेस्ड ऑन। वैल्यू प्राइसिंग मेथड किस चीज़ पे बेस्ड होता है, तो वैल्यू प्राइसिंग मेथड होता क्या है कि जब जो मार्केटर है वो इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखता है कि जो उसका प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर क्या सोच रहा है, यानी कि कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो उसका प्रोडक्ट कितना वर्थ इट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्राइस की वैल्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है। तो इसमें मोस्टली ये होता है कि स्टार्टिंग में लो प्राइस रहेगा और उसके बाद अगर कस्टमर्स को पसंद आ गया प्रोडक्ट तो बाद में वो उससे हायर चार्ज करते हैं। तो ये किस पे बेस्ड होता है, लो प्राइस लो क्वालिटी, लो प्राइस हाई क्वालिटी, हाई प्राइस लो क्वालिटी, या फिर हाई प्राइस हाई क्वालिटी। तो वैल्यू प्राइसिंग मेथड जो है वो लो प्राइस हाई क्वालिटी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।